नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार में हूं श्वेता सिंह। शुरुआत आज भीमा कोरेगांव मसले पर पुणे पुलिस के निशाने पर आए 5 बुद्धिजीवियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से करेंगे। अदालत ने आज उनकी गिरफ्तारी पर एसआईटी जांच की मांग ठुकरा दी, तो साथ ही भीमा कोरेगांव मामले में पुणे पुलिस की जांच में दखल से इनकार कर दिया। हालांकि फैसले में उन्हें पुणे पुलिस से बचने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत और मिल गई। वो अपने अपने घरों में ही नजरबंद रहेंगे। इस बीच जमानत के लिए अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेंगे। 28 अगस्त को नक्सलियों के समर्थक कहे जा रहे 5 बुद्धिजीवियों वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, अरुण फेरेरिया, वर्नोन गोंजाल्वेस और गौतम नवलखा की गिरफ्तारी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। इसके बाद अदालत ने उनकी गिरफ्तारियों को नजरबंदी में तब्दील किया था। बुद्धिजीवियों के समर्थन में आई दलील में कहा गया था कि सरकार का विरोध करने के लिए ही उनकी गिरफ्तारी की गई। लेकिन आज जब अदालत ने फैसला सुनाया तो 3 जजों की बेंच में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस खानविलकर ने अपने जजमेंट में कहा कि सरकार का विरोध करने पर ही गिरफ्तारी हुई, यह केस नहीं बनता है। दोनों जजों ने यह भी साफ किया कि आरोपी तय नहीं कर सकते कि कौन सी जांच एजेंसी जांच करेगी। वहीं साथ ही जजों से अलग राय रखने वाले जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि विरोध की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। पुणे पुलिस के व्यवहार से लगता है कि जांच निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आजादी छिनने पर बाद में भरपाई नहीं हो सकती। बहरहाल बहुमत के आधार पर जस्टिस चंद्रचूड़ के जजमेंट पर बाकी जजों की राय भारी पड़ी। साफ तौर पर इस फैसले में पुणे पुलिस को बड़ी राहत है, लेकिन बुद्धिजीवियों को भी बचाव का उपाय करने का रास्ता मिला है। भीमा कोरेगांव मसले पर पुणे पुलिस के निशाने पर आए 5 बुद्धिजीवियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो मेरी जीत तेरी हार का दावा शुरू हो गया। खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मैदान में उतर आए। उन्होंने राहुल गांधी के उस ट्वीट पर पलटवार किया जो राहुल ने 5 की गिरफ्तारी के बाद किया था। अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा कि मूर्खता की केवल एक जगह है और वो है कांग्रेस। भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, फर्जी एक्टिविस्ट और भ्रष्ट तत्वों का समर्थन कीजिए। उन सभी लोगों को बदनाम कीजिए जो ईमानदार हैं और काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के कांग्रेस में स्वागत है। मैं कहूंगा ये भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी जीत है, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र हित की जीत है। और मैं बहुत सख्त शब्दों का प्रयोग करते हुए बंधुओं और मित्रों यह भी कहूंगा, दिस इज एन इंडिक्टमेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। यह कांग्रेस पार्टी की हार है। और आज अगर शर्म से किसी को सर झुका लेना चाहिए तो उस व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी। अपने आप को हिंदुस्तान की राजनीति में प्रोपेल करने के लिए, अपने आप को हिंदुस्तान की राजनीति के मध्य में लाने के लिए राहुल गांधी विगत कुछ वर्षों से जिस प्रकार की राजनीति को हवा दे रहे हैं, वो राष्ट्र के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है और आज अर्बन माओवादियों के साथ खड़े हैं। राहुल जी, सवाल उठता है कि आप राष्ट्रद्रोहियों के साथ बार बार खड़े क्यों नजर आते हैं? आप राष्ट्र प्रेमियों के साथ खड़े क्यों नहीं है? भीमा कोरेगांव मसले पर पुणे पुलिस की जांच में दखल से इनकार करने और 5 बुद्धिजीवियों की गिरफ्तारी पर एसआईटी जांच से इनकार किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी गदगद है। लेकिन 5 बुद्धिजीवी पुणे पुलिस की कस्टडी से फिलहाल बच गए हैं। उनकी नजरबंदी 4 हफ्तों के लिए और बढ़ी है ताकि वो अपनी जमानत के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया अपना सके। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बीजेपी को कांग्रेस आईना दिखाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि उन्होंने पहले कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो ठीक से पढ़ना चाहिए। दूसरी हमारी ये रिक्वेस्ट है उनसे कि जो मनोहर भिड़े, जिसने अपना संभाजी भिड़े नामकरण कर दिया बाद में, वो संभाजी भिड़े और मिली नेगबोटे, उनका स्टैंड पहले वो क्लियर करे कि जो हिंदू आउटफिट के लोग हैं और जिन्होंने ये वेंटलाइज करने का काम वहाँ पे किया था, सब ये जो मुद्दे हैं लोगों के सामने हैं और मुझे लगता है आने वाले समय वो एक्सपोज हो जाएंगे। वो आगे आने से पहले अपने दे आर जंपिंग द गन बिफोर इट कम्स। तो मुझे लगता है कि उसका थोड़ा टाइम देना चाहिए। टाइम जाने पर सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 5 बुद्धिजीवी सुप्रीम कोर्ट से मिली 4 हफ्ते की मोहलत के दौरान कानूनी विकल्प तो ढूंढेंगे। साथ ही अदालत के फैसले में साथी जजों के खिलाफ राय रखने वाले जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बातों से उन्हें तसल्ली भी मिली है। आज तक को दिए गए लिखित इंटरव्यू में नजरबंद एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज ने कहा है कि
मैं जस्टिस चंद्रचूड़ के उस ऑब्जर्वेशन से खुशी महसूस कर रही हूं जिसमें उन्होंने प्रेस के सामने चिट्ठी लहराने के पुणे पुलिस के तरीके और विरोध की आवाज दबाने की कोशिश पर सवाल उठाया है। मैं मानती हूं कि विपक्ष और उनसे सहमत न होने वालों पर यह दमन है और उम्मीद करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के असाधारण दखल से इस पर रोक लगेगी। अगर पुलिस कहती है कि फला कागज हमको यहाँ से मिला, वो अपने आप में इस देश में एटलीस्ट टिल नाउ कोई सबूत नहीं है। पुलिस को उसको एविडेंस के रूप में प्रूव करना पड़ेगा कानून के आधार पे एक अदालत के अंदर। पुलिस के कहने पर वो सबूत नहीं होता। अदालत ने केवल उनके कागज देखे हैं और उनको देखने के बाद कहा 4 हफ्ते और उनको दिए जाएं। तो ये क्या आपको लगता है कि वो उनको मानते हैं कि कोई बहुत बड़े गंभीर साजिश का हिस्सा है ये? मुझे तो बिल्कुल विपरीत इशारा दिख रहा है। भीमा कोरेगांव के मसले पर 5 बुद्धिजीवियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अटका मामला तो अब खत्म हो गया है, लेकिन जिस तरह से इस पर हंगामा मचा है उसके बाद पुणे पुलिस के सामने ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ पुख्ता सबूत रखने की चुनौती बढ़ गई है। बहरहाल इस मामले पर निशाने पर आई महाराष्ट्र सरकार की जान में जान आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। पुणे पुलिस ने जो तफ्तीश की थी और जिस प्रकार के एविडेंसेस सुप्रीम कोर्ट को पुणे पुलिस ने दिए थे, उसके आधार पर इसको सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहराया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई दखल नहीं देगा, इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 3 चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इसके पीछे कोई भी राजनीतिक कारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि विरोधी आवाज को दबाने की यह साजिश नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुणे पुलिस ने किसी भी दुर्भावना में यह कार्य किया नहीं है। इस साल की शुरुआत में पुणे के भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा और फिर उस हिंसा के सूत्र तलाशते तलाशते पुणे पुलिस ने माओवादियों के समर्थन के आरोप में इन 5 बुद्धिजीवियों पर हाथ धरा है। इस दौरान पुणे पुलिस ने एक बरामद चिट्ठी के आधार पर यह दावा भी किया है कि माओवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहे थे। लेकिन मामला अब माओवादियों के खिलाफ खड़े राष्ट्रवाद बनाम मोदी सरकार में असहमति के कथित दमन के बीच राजनीतिक आर पार तक पहुंच चुका है। दिल्ली से तनुश्री, सुप्रिया भारद्वाज और मुंबई से साहिल जोशी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुणे पुलिस को अपनी जांच आगे बढ़ाने की छूट दी तो यह उनके लिए बड़ी राहत है। पुलिस ने फैसले के बाद दावा किया कि आरोपी बुद्धिजीवियों के खिलाफ पूरे सबूत हैं। पुणे पुलिस निष्पक्षपात से और प्रोफेशनल रीति ने इन्वेस्टिगेशन किया था और मजबूत पुरावा इकट्ठा करने के बाद ही तपास में आगे का एक्शन लिया है। और तपास जब 3 महीने का हुआ उसके बाद लगा कि आगे का एक्शन लेना चाहिए, उसके बाद घर का झड़ती लिया गया और अटक किया गया और आज सुप्रीम कोर्ट भी वो एविडेंस को देखा है। अर्बन नक्सलिज्म की बात कही और अर्बन नक्सलिज्म पर ही सवाल खड़े किए गए। लेटर टेम्पर करके इस तरह से गिरफ्तारी करना गलत है। तो पुरावा करेक्ट है और मजबूत है, उसके ऊपर एक्शन होगा। अर्बन नक्सलिज्म के बाद सीपीआई माओइस्ट बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए कोई भी सपोर्ट करता है वो भी एक्टिव पद्धति ने कि कैसा काम करना चाहिए, कैसे कैसा उनका माध्यम विविध माध्यम से करता है, तो वो गलत है, वो अनलॉफुल एक्टिविटी माना जाएगा, उसके ऊपर एक्शन होगा। तकरीबन 25 साल से इन सारे लोगों पर स्कैनर पे थे, रडार पे थे, लेकिन अब जाके वो सबूत मिले और इसीलिए ये कामयाबी है, ऐसे रिटायर्ड अधिकारियों ने भी बताया था। तो सबूत पक्का है, इसलिए उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। अब बात सुप्रीम कोर्ट के एक और बड़े फैसले की। अदालत ने आज केरल में भगवान अयप्पा के मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं की एंट्री पर लगी रोक के खिलाफ फैसला दिया। अदालत ने अपने फैसले में साफ किया कि ये परंपरा संवैधानिक उसूलों पर खरी नहीं उतरती। फैसले के बाद सदियों से भगवान अयप्पा को लेकर परंपरा का हवाला दे रहे लोगों को मायूसी हाथ लगी। इसीलिए फैसले के फौरन बाद लगभग साफ हो गया कि इसके खिलाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। हालांकि केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने फैसले को प्रगतिशील बताया है। महिलाओं के अधिकार की वकालत कर रहे लोगों के लिए भी फैसला ऐतिहासिक है।
केरल के सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन बहस जारी है। एक ओर महिलाओं के सम्मान और हक की जीत का दावा है, तो दूसरी ओर 800 साल पुरानी मंदिर की परंपरा पर चोट पहुंचने की दलील है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 4-1 के बहुमत से सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं की एंट्री पर लगी रोक हटा दी है। सबरीमाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि सबरीमाला मंदिर की ये रोक जरूरी धार्मिक रीति नहीं कही जा सकती। इसमें जो इशू है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, संवैधानिक जो इसके अंदर जो उसके अंदर कानून जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो ये है कि एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिविजुअल को राइट दिया गया है अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उस इंडिविजुअल राइट के तहत महिलाओं को अधिकार है कि किसी भी हिंदू टेम्पल के अंदर जा करके पूजा करें, उनके ऊपर किसी प्रकार की रोक नहीं लगनी चाहिए। सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं की एंट्री पर रोक हटी, तो केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने इसे हिंदू धर्म को और समावेशी बनाने वाला फैसला करार दिया। उनके मुताबिक अब तक लगी रोक भगवान की ठेकेदारी थी, जो अब खत्म होगी। ये बहुत ही अच्छी बात है। जो हिंदू धर्म है वो ऑल इंक्लूसिव है, सबको जोड़ करके रखता है। लेकिन कितने सालों से ठेकेदारों ने मंदिर बना करके कह दिया है कि ये उम्र के लोग नहीं जाएंगे, ये सेक्स के लोग नहीं जाएंगे, ये जाति के लोग नहीं जाएंगे, ये ठेकेदारी है। भगवान तो सबके लिए होता है, और ख़ास करके हिंदू धर्म में जब औरत को शक्ति मानी जाती है, तो कौन मना कर सकता है कि शक्ति ना जाए मंदिर? तो फिर भगवान किसके लिए है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भगवान अयप्पा के मंदिर सबरीमाला का मैनेजमेंट देखने वाले त्रावणकोर देवस्थम बोर्ड ने कहा है कि वो फैसले से बंधे हैं, लेकिन सबरीमाला अयप्पा सेवा समाजम ने फैसले को चुनौती देने का मन बना लिया है। शनिवार को अयप्पा सेवा समाजम की एग्जीक्यूटिव कमेटी रिव्यू पिटीशन डालने को लेकर फैसला कर सकती है। We are unhappy about it. We have to, as a law-abiding citizen, we have to go with the rule. Today, tomorrow, our NEC is meeting. We will take up a decision and see whether we can do anything about it. The court has argued with lot of points, but as per the tradition, actually, women do not visit over there. Women, it's not that women cannot visit. Only the age matters. 10 to 50 years. That is the matter. So the Ayyappa is actually a brahmachari. He is actually under penance. The penance should not be disturbed. That is the actual tattva of Ayyappa. अयप्पा धर्मसेना के प्रमुख और सबरीमाला मंदिर के एक पूर्व पुजारी के पौत्र राहुल ईश्वर ने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने भी फैसले को चुनौती देने की बात कही है। Sad about the verdict. We will go for a review petition. We will also create alliances and understanding with different Christian Muslim organizations so that Article 25 will be protected. Review petition definitely is on the cards. On first week of October, we will go ahead with the review petition. सबरीमाला मंदिर पर आए फैसले पर यह विरोध क्यों हो रहा है? इस फैसले में साथी जजों से अलग राय रखने वाली जस्टिस इंदु मल्होत्रा की टिप्पणी से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सती जैसी सामाजिक बुराइयों को छोड़कर अदालतें धार्मिक रीतियों पर फैसले करने का अधिकार नहीं रखती हैं। उनके मुताबिक धर्म के मामले में तर्क की बात नहीं की जा सकती। भारत में अलग अलग धार्मिक रीतियां हैं और संवैधानिक नैतिकता किसी को भी अपने धर्म को मानने की छूट देती है। उन्होंने कहा कि समानता का अधिकार आर्टिकल 25 में मिले पूजा के अधिकार का हनन नहीं कर सकती। लेडीज के लिए कोई बैन नहीं है, क्योंकि लेडीज अबव 55 एज का लेडीज को उधर ऑलरेडी जो प्रार्थना करने के लिए वो जाने के लिए अनुमति ऑलरेडी है। और 10 साल के नीचे वाला बालिका को भी उधर जाने का है। लेडीज के लिए कोई बैन नहीं है उधर, लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड में जो यंगस्टर्स युवतियों को उधर जाना मना है। सबरीमाला मंदिर में सदियों से चली आ रही परंपरा के पक्ष में अदालत में सिर्फ एक आवाज थी, तो विरोध में 4 आवाजें थी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस आरएफ नरीमन ने 10 से 50 साल की महिलाओं की एंट्री पर रोक को संविधान के आर्टिकल 25 और केरल के 1965 के कानून का उल्लंघन माना। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस परंपरा को मानवीय सम्मान के खिलाफ पाया। खैर, अब जब अदालत का फैसला आ गया तो परंपरा के समर्थक मायूस हैं। हालांकि फैसले का विरोध करने वालों के लिए सिर्फ एक राहत यह है कि अयप्पा मंदिर 16 अक्टूबर तक बंद है। ऐसे में परंपरा टूटे उससे पहले उनके पास रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का मौका है। तिरुवनंतपुरम से शालिनी लोबो, दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और अशोक सिंघल के साथ संजय शर्मा, आज तक। केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं की एंट्री को लेकर आए इस फैसले पर किस तरह पक्ष विपक्ष में राय आई है, इसे भी सुन लेते हैं।
महिलाओं को टोटल महिलाओं को प्रवेश नहीं, ऐसा नहीं है। 10 बरस के बालिका और 50 बरस के आगे के महिला को प्रवेश है। इसके बीच में जो रहता है महिला, वो मंथली इनका जो रहता है आरोग्य के दृष्टि में, सुरक्षता दृष्टि में 48 डेज का वो व्रत है। तो ये संप्रदाय के साथ साथ उनका सुरक्षता का दृष्टि भी महिलाओं का देखना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ वो प्रवेश करना एक गलत सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, ऐसा मैं कहता हूँ। Why they are targeting Sabarimala alone? Because Lord Ayyappa is there in the form of kid, as like he's a married. In other forms, he having temple in 3 other areas in Kerala itself. So why cannot they go there and offer their prayers? If they are real devotees, why can't they adhere to their tradition and culture? अच्छा जजमेंट है और एक और फॉरवर्ड लुकिंग जजमेंट है महिलाओं के लिए, जो पिछले कई महीनों से इस तरह के जजमेंट आ रहे हैं और मुझे खुशी है कि इस तरफ सोचा जा रहा है। महिलाएं जो जाना चाहती हैं टेंपल में, उनके लिए ये जीत है और ये राइट टू इक्वालिटी के लिए लड़ रही थी महिलाएं, और मुझे लगता है सभी का अधिकार होना चाहिए एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी जगह पर जाने का। I definitely welcome this verdict, and I must say that the hype around this, especially the feeling that something terrible, catastrophic has happened. खबरदार में अब हम पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह के मौके पर लाइन ऑफ कंट्रोल से 2 ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, जिसके जरिए हमने भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम करने के लिए भारतीय जवानों के साथ 24 घंटे बिताए। आज तक संवाददाता मनजीत सिंह नेगी ने जम्मू में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना की उस फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर सेना के शौर्य की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जहां से सेना की घातक टुकड़ी के जवान सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पीओके में दाखिल हुए थे। जबकि आज तक संवाददाता गौरव सावंत ने उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल का जायजा लिया, जहां से पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह के मौके पर पूरा देश अपनी सेना के शौर्य पर गर्व का अनुभव, आपके इस अनुभव को और अधिक बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम आपको लाइन ऑफ कंट्रोल से वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें सेना की उसी घातक प्लाटून के एक्शन हैं जिसने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। साल पहले भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पीओके में आतंकी अड्डों को तबाह कर अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दुनिया को दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल बाद आज तक मौजूद है पीओके से सटी लाइन ऑफ कंट्रोल पर ठीक उस जगह जहां से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए सेना की घातक टुकड़ियों ने पीओके में कदम रखे थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरा होने पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना की मुस्तैदी कई गुना बढ़ी है। इस वक्त हम पुंछ सेक्टर में एक फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं, जहां पर भारतीय सेना के जोशीले जवान सीमा पार से पाकिस्तानी सेना और आतंकियों की किसी भी हरकत को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इन जवानों के साथ पेट्रोलिंग पर हम देखेंगे कि मौका आने पर कैसे एक और बार इस तरह की स्ट्राइक की जा सकती है। आज तक की टीम ने लाइन ऑफ कंट्रोल के ठीक सामने पीओके के उस इलाके को कैमरे में कैद किया जहां पर पाकिस्तानी सेना की पोस्ट सिर्फ 500 से 600 मीटर की दूरी पर मौजूद है, जहां से आए दिन आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तानी सेना फायरिंग करती है। इस वक्त हम पुंछ सेक्टर में ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां पर 2 साल पहले सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था भारतीय सेना ने, और इस वक्त भी हम यहां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी फायरिंग की आवाज़ सुन सकते हैं और ठीक सामने पाकिस्तानी सेना की पोस्ट नज़र आ रही है। साथ में पाकिस्तान का जो रावला कोट का इलाका है, वहाँ पर जो
आतंकी कैंप हैं वहाँ पर पाकिस्तानी सेना की मदद से घुसपैठ की कोशिश की जाती है। और इसी तरह से पिछले 2 साल पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब से खासतौर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना पूरी तरह से आक्रामक है। पुंछ सेक्टर की इस फॉरवर्ड पोस्ट पर सेना की तैयारियों को देखकर साफ है कि सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरा होने के बाद पाकिस्तानी सेना की मदद से आतंकवादी भारत में घुसपैठ की फिराक में है, जिसको नाकाम करने के लिए इस फॉरवर्ड पोस्ट पर भारतीय सेना की घातक टुकड़ी तैनात है, जिसने 2 साल पहले सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। पाकिस्तान में इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद से पाकिस्तानी सेना और आतंकियों का गठजोड़ एक बार फिर से तेज हो गया है। सरहद पर पाकिस्तानी सेना लगातार आतंकियों की मदद करी। इस वक्त हम सेना की घातक टीम के साथ मौजूद हैं जो कि पेट्रोलिंग पर है और अचानक फायर की आवाज़ सुनने के बाद इन्होंने मोर्चा संभाला है और जवाबी फायर दिया जा रहा है। इस तरह से जो एरिया डोमिनेशन होता है खासतौर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहां पर पाकिस्तानी सेना की फायरिंग की आड़ में है कि आतंकी हम घुसपैठ की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से जो हमारे जवान हैं घातक टीम की जो टीम है इस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। लगातार उनको तोड़ जवाब दिया जाता है। और पिछले अगर हम 2 साल की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरा होने के मौके पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। आज तक को मिशन सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरा होने के मौके पर पीओके से लगने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात को जानना था, जहां से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। हमने पीओके से लगने वाली नियंत्रण रेखा पर सेना के जवानों के साथ एक दिन और एक रात पेट्रोलिंग की। इस वक्त हम सेना की घातक टुकड़ी के साथ रात की पेट्रोलिंग के लिए एक फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने दिन के वक्त देखा कि किस तरह से जो लाइन ऑफ कंट्रोल की जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहाँ पर जो सेना की तैनाती है, खासतौर से जो घातक टुकड़ियाँ हैं वो दिन और रात के वक्त सीमा पार से होने वाली किसी भी घुसपैठ को नाकाम करने के लिए लगातार चौकस रहती हैं। रात के वक्त सेना की घातक प्लेटून के जवान पूरी तरह से सजग होकर आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक फेंसिंग की दूसरी तरफ कुछ हरकत होने पर जवानों ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। सरहद पर निगरानी का यह सिलसिला यूं ही पूरी रात और दिन चलता है। गलती के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि दुश्मन मौका मिलते ही कोई गलती नहीं करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स के जवानों ने पीओके के अंदर घुसकर रात के वक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया और जिसमें कई आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया। 40 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। इस वक्त हम ऐसे ही इलाके में फॉरवर्ड पोस्ट पर भारतीय सेना की मुस्तैदी आपको दिखा रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना इसी तरह का ऑपरेशन कर आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा सकती है। पुंछ सेक्टर में सेना की इस फॉरवर्ड पोस्ट में सेना की मुस्तैदी को देखकर हमारे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने की नापाक हरकतों से निपटने के लिए सेना ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। अब कमांडिंग ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा स्पेस दिया जाता है। कमांडिंग ऑफिसर्स के पास ये पावर है कि प्यूनिटिव एक्शन लेकर वो तुरंत, अगर कोई दुश्मन ऐसी कार्रवाई करता है, हमारा दुश्मन, और लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंटिटी को भंग करने की कोशिश करता है, तो हमारे पास रिसोर्स भी हैं और काबिलियत भी है और आदेश भी है कि तुरंत उसको प्यूनिटिव एक्शन लेकर खत्म किया जाए। सेना के साथ दिन और रात की निगरानी और मुस्तैदी देखकर हमें पूरा भरोसा हो गया कि सेना आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत की भाषा में ही आतंकियों को माकूल जवाब दे रही है। एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक वाले ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करते हुए आज तक की टीम को इस बात का एहसास हो चुका था कि भारतीय सेना के चीफ जनरल बिपिन रावत ने क्यों पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत महसूस की, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल बाद एक बार फिर एलओसी पर पीओके में पाकिस्तान ने आतंकी अड्डों को दोबारा जमाना शुरू कर दिया है। ऐसे में भारतीय सेना ने एलओसी पर पाकिस्तानी आतंकियों को हद में रखने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं, जिनके बारे में जानने के लिए आज तक संवाददाता गौरव सावंत उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंचे और वहां एक दिन और एक रात बिताकर हालात का जायजा लिया। की सुरक्षा में 24 घंटे 7 दिन तैनात हैं
भारतीय जवान। दुश्मन जो है अपनी कोशिशों में लगा हुआ है, लेकिन हम उसकी हर कोशिश को नाकाम करने के लिए यहाँ पे तैनात हैं। उसी लाइन ऑफ कंट्रोल से आज तक का जय जवान। इस समय हम लोग नियंत्रण रेखा पर हैं और ये पूरी फेंस आप देख रहे हैं बिल्कुल सांप की तरह नियंत्रण रेखा पर ये है। सेना का काम अत्यंत कठिन, जोखिम भरा, लेकिन धैर्यपूर्वक ये कर रहे हैं। वक्त रात 12:45। जगह LOC जम्मू कश्मीर। ऊंचाई 10,500 फीट। तापमान 3 डिग्री सेल्सियस। भारतीय जवानों को फेंसिंग के बेहद पास कुछ संदिग्ध गतिविधियों की खुफिया जानकारी मिली है। खुफिया इनपुट यह है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों का एक नया ग्रुप LOC पर घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है। इस कोशिश को नाकाम करने के लिए भारतीय जवान LOC पर आंखें गड़ाए तैनात हैं। इस समय हम लोग नियंत्रण रेखा पर हैं, उत्तर कश्मीर में हैं, लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर। रात में 2 बजने को आए और तापमान भी 2 से 2.5 डिग्री ऊपर। सेना का एक पेट्रोल फेंस पर है। मेरे साथ है कमांडिंग अफसर इस LC बटालियन के। कितना तनाव है इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर? लाइन ऑफ कंट्रोल में अभी फिलहाल हाइटेंड अलर्ट है और इसकी वजह से जो है हम सारे तैयार हैं और कोई भी घुसपैठ होने से रोकने के लिए पूरी तैयारी में है। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह के मौके पर आज तक की टीम उत्तर कश्मीर में LOC पर भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम के कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, ताकि देश को पता चले कि सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल बाद LOC के हालात कैसे हैं और क्या पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए वक्त माकूल है या नहीं। नियंत्रण रेखा के एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में है और इसकी संवेदनशीलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कांटेदार तार है AIOS एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम, ये 1 नहीं 2 नहीं 3-4 लेयर्स में है। इधर एक हाईली एक्टिव सेक्टर है और पाकिस्तान का पूरा कोशिश जारी है, दुश्मन का कोशिश जारी है इन्फिल्ट्रेशन करने का इस सेक्टर में। LOC पर भारतीय सेना की टुकड़ी के साथ नाइट पेट्रोलिंग के दौरान हमारे कानों में बार बार पाकिस्तान की तरफ से चलती गोलियों की आवाज पड़ रही थी, जिसका जवाब भी भारतीय सेना जोरदार फायरिंग से दे रही थी। घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए अब भारतीय सेना ने LOC पर कई लेयर वाली फेंसिंग लगा दी है और अपने जवानों को लेटेस्ट असॉल्ट राइफल और अत्याधुनिक नाइट विजन उपकरणों से लैस कर दिया है। तापमान 0 से सिर्फ 2 या 2.5 डिग्री ऊपर रात में 2 बजने को है और हम लोग पिछले 2-2.5 घंटों से लगातार सेना की इस टुकड़ी के साथ है, नियंत्रण रेखा पर, फेंस पर। और एक बहुत ही स्मार्ट यंग आर्मी कैप्टन मेरे साथ है, इस पेट्रोल के लीडर है। देखिए इनका नया लाइट हेलमेट, नया नाइट विजन डिवाइस, बहुत ही नया ये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, नई राइफल, हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट। एक ऐसा ही बुलेट प्रूफ जैकेट नियमानुसार मैंने भी पहना हुआ है नियंत्रण रेखा पर। सब नया है आपका इक्विपमेंट, लेकिन टास्क बहुत कठिन, वही पुराना, पाकिस्तान से आ रहे आतंकवाद को रोकना। काफी हद तक आतंकवाद जो है कम हुआ है, लेकिन फिर भी दुश्मन जो है अपनी कोशिशों में लगा हुआ है, लेकिन हम उसकी हर कोशिश को नाकाम करने के लिए यहाँ पे तैनात हैं। कुत्ता इंसान का सबसे अच्छा और वफादार दोस्त होता है, जिनकी यहाँ LOC पर भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है, जो पूरी रात चौकन्ना रहकर दुश्मन की तरफ से होने वाली हर संदिग्ध गतिविधि को सबसे पहले भांप लेते हैं।
और जवानों को अलर्ट कर देते हैं। अब दिन निकल आया है, लेकिन सेना के जवान अभी भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि 1 मिनट की चूक भी दुश्मन को अपने इरादों को अंजाम देने का मौका दे सकती है, और वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानी आतंकवादी सर्दियों से पहले भारत में घुसपैठ के लिए बेचैन है। नियंत्रण रेखा की अगर इस समय स्थिति की बात करें तो क्या पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन में, घुसपैठ की कोशिशों में कोई कमी है? मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है। देखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन को सपोर्ट देने में कोई पॉलिसी चेंज नहीं है। पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकवादी जम्मू कश्मीर में अमन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। 2 साल पहले हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक बार फिर पाकिस्तान ने पीओके में आतंकी अड्डे जमा लिए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान को भारतीय सेना का एक ही संदेश है, सुधर जाओ वरना एक और सर्जिकल स्ट्राइक झेलने के लिए तैयार हो जाओ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का यह दावा था कि अगर भारत 1 कदम चले तो वो 2 कदम चलेंगे शांति बहाली के लिए, लेकिन नियंत्रण रेखा पर यह बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान केवल आतंकवाद के कदम यहां पर और बढ़ा रहा है, जिसको विफल करने के लिए भारतीय सेना निरंतर लगी हुई है। विवेक महिंद्रा और कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, उत्तर कश्मीर नियंत्रण रेखा पर आज तक। सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह के मौके पर आज तक ने एलओसी पर जाकर सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम किया। वहीं मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की सालगिरह पर जवानों के पराक्रम को याद करने के लिए पराक्रम पर्व शुरू किया है, जो 3 दिन तक चलेगा। आज इस पराक्रम पर्व की शुरुआत पीएम मोदी ने की। आज जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पहुंचे थे प्रधानमंत्री, जहां उन्होंने कोणार्क वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करके पराक्रम पर्व की शुरुआत की। पीएम मोदी ने यहां सेना के पराक्रम पर्व प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने कोणार्क वॉर मेमोरियल की विजिटर्स बुक में वीर जवानों को नमन करते हुए अपना संदेश लिखा कि देश को ताकतवर और बहादुर सैन्य शक्ति पर गर्व है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक खुली जिप्सी में सवार होकर कोणार्क स्टेडियम में लगाई गई हथियारों की प्रदर्शनी देखी, जिसमें टैंक, आर्टिलरी, रेडार, अटैक हेलीकॉप्टर, रुद्र और चीता सहित कई तरह के अत्याधुनिक हथियार रखे गए थे। आपको बता दें कि पराक्रम पर्व का आयोजन 28 से 30 सितंबर तक जोधपुर समेत 4 मिलिट्री स्टेशंस पर हो रहा है। आपने विमान की क्रैश लैंडिंग की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन गुरुवार को पापुआ न्यू गिनी में एक विमान क्रैश करके समुद्र में घुस गया और नाव की तरह तैरने लगा। स्थानीय मीडिया के अनुसार पापुआ न्यू गिनी का यह विमान एक एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद रनवे पर दौड़ते हुए बेकाबू हो गया और देखते ही देखते रनवे से करीब 160 मीटर तक आगे समुद्र में चला गया और तैरने लगा। हादसे के दौरान विमान में करीब 36 यात्री और 11 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया। तो ये थी विदेश की खबर, लेकिन देश से जुड़ी कोई भी खबर देखने के लिए YouTube पर भारत तक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।